आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी पैटर्न पर और उसी आधार पर जो है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो है आपके लिए सुनहरा मौका है। आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की जमकर के तैयारी करिए और इस बार सिलेक्शन निश्चित रूप से ले लीजिए। और हमारा भी प्रयास है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे तरफ से आपके लिए एक से बढ़कर के एक कंटेंट आपके एग्ज़ाम तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसीलिए जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा इसको देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर का ये हमारा 10th वीडियो है, यानी कि 9 सेशन ऑलरेडी हमने कवर करा दिया आपको। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारा यह 10th सेशन है, यानी कि 10वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 9 वीडियो कवर करा दिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स लिखा गया है और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। और पिछली बार जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। और यहाँ पर भी देखिए एनटीपीसी लिखा गया है और ये पेपर लिया गया था 7/4/2021 को, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर बिल्कुल ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, कि खादानों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो हसदेव घाटी है यह किसकी खादानों के लिए फेमस है, किसकी खादानों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं ना तो आंसर कमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन का जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो हसदेव घाटी है यह किसकी खादानों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये कोयला की खादानों के लिए प्रसिद्ध है। और पहले जो हम लोगों ने सेशन कवर कर रखा था, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर पर टिक होता था, मैंने उसको हटा दिया है ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो और आपको एग्ज़ाम जैसा फील हो, आपको लगे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, और खुद से प्रयास करिए इन सबको सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, हसदेव घाटी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक हसदेव अभयारण्य भी है। ठीक है ना, यहीं पर है हसदेव अभयारण्य। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि हसदेव अभयारण्य कहाँ पर है, तो अब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। और इस अभयारण्य से होकर के हसदेव नदी बहती है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। क्लियर ना, इसी के नाम पर एक नदी भी है हसदेव के नाम पर, और हसदेव नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 2 और खादान का नाम आपको याद रखना है। कौन सा? एक गेवरा खादान है। एक कौन सा खादान है? एक गेवरा खादान है और एक कुसमुंडा खादान है। ठीक है ना, कुसमुंडा खादान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में स्थित गेवरा खादान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर से अगर प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में स्थित कुसमुंडा खादान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये भी आप याद रखिएगा कि हसदेव घाटी स्थित जो कोयला खादान है ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। गेवरा खादान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुसमुंडा खादान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है।
क्लियर, ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल डिटेल में प्रयास करूंगा आपको बताते चलने का। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को यानी कि महात्मा गांधी जी को नमक आंदोलन यानी कि साल्ट मार्च को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को, गांधी जी का जो साल्ट मार्च था उसको केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो फ्रेंड्स ये कौन थी? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अच्छा, अगर हम डांडी मार्च की बात करते हैं, ये जो साल्ट मार्च है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये जो डांडी मार्च है ना, गांधी जी ने इसको शुरू कब किया था? तो ये स्टार्ट किया था गांधी जी ने 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। क्लियर, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को इन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से डांडी तक इन्होंने यह मार्च किया था। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायी थे, इनके फॉलोअर्स थे, उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था। और फिर ये 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है। किसने किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए आप लोग कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? अच्छा, बात यहाँ पर सहायक संधि की आई हुई है, तो देखिए ये जो वेलेजली था ना, लॉर्ड वेलेजली, इसी ने सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था। लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है ना, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, सहायक संधि करने वाला पहला जो भारतीय राज्य था ये हैदराबाद था। 1798 में जो है हैदराबाद के निज़ाम जो थे इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो ये सन भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो मैसूर था, मैसूर 1799 में किया था, और एक तंजौर था, तंजौर भी 1799 में किया था। अच्छा, अवध अगर पूछा जाए कि अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था, तो अवध ने किया था 1801 में, ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड वेलेजली के बारे में जान लीजिएगा। देखिए इसी के समय जो है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारा गया था, ठीक है। और देखिए ये जो लॉर्ड वेलेजली था ना, इसने 1800 ईस्वी में, इसने 1800 ईस्वी में जो है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए जो युवक थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। और वेलेजली जो था स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा करता था। तो ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर के कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि जटिल अनुप्रयोग, जैसे कि विश्व मौसम पूर्वानुमान, जैसे कि मैंने बता दिया वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, ग्राफिक चित्र बनाने में किया जाता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में किया जाता है, ठीक है ना, और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अभी वर्तमान की बात करते हैं तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? ये भी प्रश्न रेलवे में बन सकता है। तो विश्व का सबसे तेज अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर जो है इसका नाम फ्रंटियर है, ठीक है ना। तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? यूएनओ के पहले महासचिव, अच्छा, जो अफ्रीकी मूल से संबंधित थे, यहाँ पर ये आपको शब्द लगा दिएगा अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे आपको याद होगा कि यूएनओ के जो पहले महासचिव हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है ट्रिगवेली, ठीक है ना, ये ट्रिगवेली हैं और ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, जो पहले महासचिव थे ये नॉर्वे के थे, ठीक है ना। अफ्रीकी महाद्वीप के जो थे इनका नाम है बुतरस बुतरस घाली। ये बुतरस बुतरस घाली जो हैं ये कहाँ के हैं? इजिप्ट के थे, ठीक है। इनका कार्यकाल जो रहा था 1992 से लेकर के 1996 तक रहा था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए
तो पहले मैंने बता दिया त्रिगवेली थे, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं डेग हैमरजोल्ड, ये कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के थे और ये दूसरे महासचिव थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो यहाँ पर देखिए पास्कल जो है ये दाब का यूनिट है, ठीक है ना। फैराड जो है ये धारिता का यूनिट है, ठीक है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबर जो है ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए चौथा वेबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अच्छा ये डेट आप याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 का डेट, ठीक है ना। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो आयोजित सभा हुआ था उसी में स्वदेशी आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, ठीक है। अच्छा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसी के विरोध में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है इत्यादि नारे लगाए गए थे, ठीक है। चलिए और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। रॉलेट एक्ट के विरोध जो हुआ था, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है, यहाँ पर देखिए ओलिगोपॉलिटिक्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। ओलिगोपॉलिटिक्स, ठीक है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा गया है OLIGOPOLISTS, ओलिगोपॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो देखिए ये कौन सा जो है आपका संगठन ओलिगोपॉलिटिक्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है, तो ये आपका ओपेक हो जाएगा। अच्छा ओपेक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, ठीक है ना। ओपेक के बारे में आप क्या जानते हैं, ओपेक है क्या, तो ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। फुल फॉर्म ओपेक का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका स्थापना जो है 1960 में हुआ था बगदाद में, ठीक है ना। और ये इफेक्ट में आ गया 1961 से, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा। अच्छा WHO के बारे में जान लीजिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है। अच्छा यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। यूएनओ के बारे में आप जानते हैं 1945 24 अक्टूबर के दिन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर देखिए ओपेक राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ओपेक, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यह आपका पूछा गया है कि किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मार्सिलिया है। कौन सा है, मार्सिलिया है, ध्यान रखिएगा, मार्सिलिया यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, मार्सिलिया। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को देखिए, हिमालय की भौगोलिक इकाइयों को 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका हो गया हिमाचल, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया, तो एक हो गया हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमाद्री को क्या कहा जाता है, महान हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो हिमालय श्रृंखला का प्राचीन भाग है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो हिमालय का हिमाचल खंड है उसको आमतौर पर लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका भारत में तुलनात्मक रूप से छोटा भूभाग है। शिवालिक हिमालय हिमालय का बाहरी भाग है और भारत में निर्बाध लंबाई के साथ यह फैला हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया हिमाद्री को महान हिमालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, क्लियर, और हिमाचल खंड को लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है।
चलिए उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताइए उनका नाम क्या है, उन महान व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं बल्कि आर्यभट्ट थे। अच्छा आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और आर्यभट्ट ये तीनों रहते थे। चरक जो था ये कनिष्क के समय में रहते थे, मतलब कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, चरक संहिता इनकी पुस्तक है। क्लियर, तो इतना पहले आप याद रखिएगा। अच्छा आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं। तो आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम यहाँ मैं लिखता हूँ, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और इसी में जो है इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, किसके शासनकाल से संबंधित थे ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि परिचकली, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया परिचकली जो है इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचकली, तो परिचकली जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है बताइए। तो देखिए परिचकली, और एक है कोलाकाली। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलाकाली, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोलाकाली जो है ये केरल का है। ठीक है, परिचकली जो है ये आपका लक्षद्वीप का है। कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा एक चकई अट्टम है, चकई अट्टम एक है आपका चकई, ये लोक नृत्य में बता रहा हूँ। चकई अट्टम, चकई अट्टम कहाँ का है, तो चकई अट्टम जो है ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, एक देवरत्तम भी है, देवरत्तम भी तमिलनाडु का है। देवरत्तम और चकई अट्टम तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। और ये परिचकली लक्षद्वीप का है और कोलाकाली जो है ये आपका केरल का है। क्लियर, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ करके आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा दरअसल जो है हमारे संविधान में नहीं है, इसको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार, एक पुलित्जर है और एक प्रित्जकर है। एक क्या है, प्रित्जकर है, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको प्रित्जकर। अच्छा पुलित्जकर जो है ये आपका पुलित्जर जो अभी प्रश्न में लिखा गया है ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रित्जकर जो है ये आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय जो हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखिएगा गोविंद बिहारी लाल हैं। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए कि प्रित्जकर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, तो इनका नाम बालकृष्ण दोषी है। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो ये सब याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है ना, पहले ये मौलिक अधिकार की सूची में था, आपको याद होगा। तो वही प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। और प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो याद रखिएगा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद 300A के तहत सामान्य विधिक अधिकार में, पहले मौलिक अधिकार में था, इसको हटा करके विधिक अधिकार में रखा गया है। 3 प्रश्न हो गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। कब हुआ था ये, तो 1978 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारतीय जंगली गधे जो हैं, अच्छा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना इसको घोड़खर भी बोलते हैं, और एक आपको पता है कि घोड़खर और जंगली गधा अभयारण्य भी है, घोड़खर अभयारण्य। ठीक है ना, घोड़खर अभयारण्य या जंगली गधा अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है। और आपको याद होगा गुजरात के लघु कच्छ का जो रण है वहीं पर यह स्थित है, लघु कच्छ रण में यह स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, उसका विलय के बाद नव गठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है। दरअसल उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। हुआ था क्या कि उस समय लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को जो है मर्ज कर दिया गया था, और उस समय उसका नाम रख दिया गया था मर्ज करके संसद टीवी।
ठीक है ना, संसद टीवी रख दिया गया था और उसके सीईओ उस समय बनाए गए थे रफी कपूर को। लेकिन अभी वर्तमान के परिदृश्य में आपसे पूछा जाए कि संसद टीवी के सीईओ कौन हैं, तो अब उनका नाम आपको याद रखना है कि उनका नाम रजित पुन्हानी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रजित पुन्हानी अभी जो हैं संसद टीवी के सीईओ हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा ही प्रश्न कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है, प्रसार भारती के सीईओ कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा गौरव द्विवेदी जो है, गौरव द्विवेदी जो हैं ये आपके प्रसार भारती के अभी वर्तमान में सीईओ हैं, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तब। चलिए, उसके बाद देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील बैकाल है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल है। क्लियर, याद होगा आपको, सबसे गहरी झील बैकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बैकाल झील कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है साइबेरियाई क्षेत्र में। ठीक है। और देखिए न्यासा झील यहाँ कहाँ पर है, और टंगानिका झील, दोनों याद रखें, न्यासा झील और टंगानिका झील ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, दोनों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। क्लियर। अच्छा, विश्व का सबसे गहरी झील ये आपको पता चल गया बैकाल झील है। कैसे बैकाल झील याद रखेंगे? तो जब सबसे गहरा झील में आप झाँकेंगे तो आपका काल नजर आएगा, गिर जाइएगा, मर जाइएगा, काल नजर आएगा, तो इस तरह से बैकाल याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील जो है ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, कौन सा विकल्प बताइए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका स्थल मंडल के नीचे का। ठीक है ना, स्थल मंडल के नीचे, इसको डायरेक्टली आप याद रखिए। चलिए, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, जिसको कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसको इस तरह से लिखा जाता है IRENA। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, EN से एनर्जी बना और A से एजेंसी बना। ठीक है। तो इसका गठन पूछा जाएगा कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ठीक है। और पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। कहाँ पर है? अबू धाबी में। अच्छा, एक आपका इस तरह से लिखा मिलेगा IEA, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, हिंदी में मतलब पूरा फुल फॉर्म बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको बोलेंगे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सी समिति जो है कृषि नीतियों, कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी, कौन सी समिति है, कौन सी कमेटी है, तो ये कमेटी है भानु प्रताप सिंह कमेटी। भानु प्रताप सिंह कमेटी जो है, भानु प्रताप सिंह समिति, यह कृषि नीति और कार्यक्रमों से संबंधित है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है इसमें से आपका ऑस्मियम है। कौन सा है फ्रेंड्स? ये आपका ऑस्मियम है। कौन सा है? ऑस्मियम है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, देखिए भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है अनुप्रस्थ विस्थापन, भूकंप के किन तरंगों में। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी वेव, जिसको कहा जाता है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी वेव कहा जाता है, इसको प्राथमिक वेव कह सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका इसमें से एस तरंग, जिसको कि सेकेंडरी कहा जाता है, और तीसरा होता है एल वेव्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपका पी वेव्स है, यानी कि जो प्राइमरी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना, ये सबसे तेज़ गति होती है, इनकी सबसे तेज़ गति इसी की होती है, सबसे तेज़ गति होती है प्राइमरी वेव की। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी एस वेव्स हैं, एस वेव्स, ठीक है ना, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। तो यही प्रश्न में पूछा गया अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो ये एस वेव में शामिल है। ठीक है, और यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। अब बात करते हैं एल तरंग की। ये जो एल वेव है, देखिए इसे धारातलीय या लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग, तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी पूछेगा तो एल तरंग है। सबसे तेज़ वाली तरंग कौन सी है, तो पी तरंग है।
अनुप्रस्थ विस्थापन वाली तरंग एस तरंग है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हिस्टोग्राम का उपयोग जो है ग्राफ के जो आपके माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए, ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा हिस्टोग्राम, इसका उपयोग ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो दरअसल ये प्रश्न इसलिए मैंने रखा हुआ है ना कि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? अब प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ऋषि गंगा बांध किस नदी पर है, ऋषि गंगा बांध, तो आपको याद रखना है कि ये जो है अलकनंदा नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है, ठीक है ना। किस नदी पर है? ऋषि गंगा बांध अलकनंदा नदी पर है, और ये चमौली में है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का आंसर भी आपको पता चल गया, चमौली में है, ये अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने जो है गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने के लिए सलाह दिया था? ठीक है, देखिए दरअसल जब गांधी जी भारत वापस आए थे ना, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही गांधी जी को यह सलाह दिया था कि गांधी जी 1 वर्ष ब्रिटिश भारत के चारों ओर घूमें, वहाँ के भूमि और उसके लोगों को जानने में बिताएं, और गांधी जी ने ऐसा किया भी था, ठीक है ना। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? अच्छा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम सबको पता होगा, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, तो पहले अध्यक्ष का पहले नाम बताते हैं। तो देखिए, पहले अध्यक्ष लोकसभा के कौन थे? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? जीबी मावलंकर थे, ठीक है ना। दूसरे कौन थे? तो दूसरे एम अनंत सैनम अयंगकर थे, ठीक है ना। तो ये दूसरा आप याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, पहले चुनाव आयुक्त का नाम आप जानते हैं ना? ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चलिए उनका नाम कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, ये जो गोल्डन टेम्पल है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? विश्व प्रसिद्ध जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? बताइए किसने रखी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इन्होंने रखा था हजरत मियाँ मीर जी ने, ठीक है ना। और जो सिखों के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इनसे आधारशिला रखवाई थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का पूर्ण रूप क्या है? सीधे से बात है कि एनियाक का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। बताइए इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होगा एनियाक का? जल्दी जल्दी चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनियाक का? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत जो है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी है, यह अफगानिस्तान में पड़ता है हेलमंड प्रांत, ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का जो हेलमंड प्रांत है, ये किसकी खेती के लिए फेमस है? तो देखिए ये अफगानिस्तान का जो हेलमंड प्रांत है ना, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हरा करके पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1938 में भी ये अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है ना। हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और पुनः 39 में भी 1939 में भी त्रिपुरी में गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को हरा करके इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2030 तक बन जाएगी। मतलब ये कहाँ पर बन जाएगी? तो मैंने अभी इसको रख दिया है क्योंकि अभी भी ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग है, और पहली शब्द जहाँ भी लग जाता है प्रश्न खुद में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मुंबई राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि रोम खाली स्थान दिया कैसे बनी होती है? रोम यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है क्या? एक तो रैम होता है,
रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसका रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती है, एकीकृत परिपथ का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, रोम, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासन साल्ट वर्क्स, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है धारासन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ धारासन साल्ट वर्क्स, ठीक है ना, पर हमला ही करने, देखिए गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी। अच्छा एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो उनके बाद डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने किया था। ये दोनों प्रश्न का आंसर आप अब्बास तैयब जी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब्बास तैयब जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण आपको पता है, पृथ्वी का रंग जो नीला दिखाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। और जब प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है, यह क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोशिका का कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन सा कोशिका का जो कोशिकांग है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, ठीक है ना। चलिए राइबोसोम या आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और गोल्जिकाय जो है गोल्जी बॉडी, इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है ना। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिए, हरित लवक इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विद्यालय जिसको कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया यूनिवर्सिटी, तो बताइए कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा जापान में है, ठीक है ना, जापान में है, टोक्यो में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, बात इसकी आई हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, ठीक है ना, और इसका जो आंसर होगा वो आपका 3000 रुपया हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित मतलब किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो 2021 का ये करंट का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे जो है प्रीवियस ईयर RRB NTPC का क्वेश्चन से मैं अवगत करा रहा हूँ। तो किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं ये भी मैंने रखा हुआ है, इसका नाम है सिंधु नेत्र। अच्छा अभी DRDO जो है ना इसने EOS 8 लॉन्च किया है, ठीक है ना, यह एक आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आपको EOS 08 याद रखिएगा, ठीक है, EOS 8 आप याद रखिएगा। चलिए देखिए फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट के द्वारा एक अमेजोनिया सैटेलाइट था, अमेजोनिया, यहाँ मैं लिखता हूँ अमेजोनिया सैटेलाइट, ठीक है ना, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इसका नाम था, ये लॉन्च किया था। और पूछा गया था कि ये किस देश का उपग्रह है, तो ये अमेजन से याद रखिएगा, अमेजोनिया ये ब्राज़ील का था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि IFAD का गठन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका गठन किया गया था 1977 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम में है। रोम कहाँ पर है?
तो इटली में है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रख ले, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है, ठीक है। उस समय ये काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विजया बैंक, देखिए अगला प्रश्न है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था किस में, तो इनको मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो फ्रेंड्स मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सेशन, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़, और इसको शेयर कर दीजिएगा।